तो दोस्तों बात करें इस जून एंडिंग का चौथा आईपीओ सीएसएम टेक्नोलॉजीज जो कि 24 से लेकर 26 जून के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस वीडियो के अंदर हम जीएमपी, कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, अप्लाई और नॉट, सारी चीज़ें जान लेंगे। तो उससे कंपनी का क्या पता चलेगा, फ्यूचर वगैरह कैसा है, लॉस में है, प्रॉफिट के अंदर है या महंगी है, सस्ती है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अभी टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए बंद है, तो आप व्हाट्सएप चैनल पर ट्रांसफर कर सकते हैं अभी थोड़े दिन के लिए, ताकि आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है बट जानना भी जरूरी है। तो लगभग आप मान के चले भी जो जीएमपी बता रही है ₹4 पर शेयर, लगभग 3% के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड काफ़ी कम है, बाकी देखते हैं आगे कैसी डिमांड रहती है, इसका रिव्यू करते हैं अच्छी है या नहीं है, कि डिमांड रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो सीएसएम टेक्नोलॉजी जो कंपनी है ई गवर्नेंस और आईटी सॉल्यूशंस देती है गवर्नमेंट को। ज़्यादातर इसका जो काम है गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना होता है या डेटा वगैरह, डेटा डालने के लिए कुछ भी बनाने होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, वो ये कंपनी बना के देती है। गवर्नमेंट स्पेशली इसका काम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा है। आईटी एआई क्लाउड से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998, करीबन 28 साल हो गए हैं। भुवनेश्वर की कंपनी है ये। अब जो ये गवर्नमेंट के कौन कौन से एरियाज में काम करती है, जैसे माइनिंग, नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी है, जैसे परिवहन विभाग वगैरह होते हैं, रेवेन्यू है, टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर ये अपने सॉफ्टवेयर वगैरह और डेटा वगैरह प्रोवाइड करवाना होता है। मतलब जो डेटा, पहले डेटा सारे जो एंट्री जो आपको पता है कि भाई लिख लिख के करते थे, वो सारी चीज़ें होती थी। अब आजकल सारा डेटा जो है ऑनलाइन जाता है, तो ये सारा डिजिटलाइजेशन करना है, ऐप वगैरह है, ये सारा काम ये कंपनी करके देती है। ओवरऑल अगर एक अनुमानित प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू निकालें तो ई गवर्नेंस और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स ये बना के देती है जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वहाँ से लगभग 45 या 50% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी जो अदर सर्विसेज देती है, जैसे क्लाउड सर्विस है, एआई सर्विसेज हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन है, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट वगैरह है, तो वहाँ से लगभग 50% का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। ओवरऑल अगर मार्केट शेयर देखें इंडिया के अंदर अभी बहुत छोटी कंपनी है, लगभग 2-3% के आसपास इसका मार्केट शेयर हो सकता है। इसका स्पेशलाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और ये इंडिया के अलावा बाहर भी कंट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है। लगभग 10 से ऊपर कंट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है। इंडिया से 87.4% का अभी रेवेन्यू जनरेट होता है और बाहर से 12.5% जैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी सबसे खास बात है कि 28 सालों से मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई ई गवर्नेंस है उसका, इसको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ तक तो काम ठीक है, गवर्नमेंट का काम वगैरह संभालती है, बट जो ये आईटी सेक्टर है अब ये फ्यूचर के लिए थोड़ा सेक्टर रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी एआई आ गया है। इस कारण क्या है कि सब छोटी छोटी ऐसी कंपनियों पर खतरा बना हुआ है। अब देखते हैं ये कंपनी आगे कैसे सर्वाइव कर पाती है नहीं कर पाती है, क्योंकि इसको जो अभी टेंडर मिल रहे हैं गवर्नमेंट से मिलते हैं। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक और 31 दिसंबर 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ है। मार्जिन अगर देखें तो मार्जिन में थोड़ा उतार चढ़ाव है। लगभग मार्जिन हैं 2023 के अंदर 9.8%, फिर 2024 में 6.3% गिरावट हुई है, बट रुपीज़ में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। 2025 में 7% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन है। मार्जिन ठीक है, मतलब इतने भी बुरे नहीं है। बाकी नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ है, रिजर्व्स 56 करोड़ रुपीज़ के हैं, और इसके ऊपर डेट उधारी बढ़ी है, लगभग 74.5 करोड़ रुपीज़ की उधारी कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.86 का है, और आईपीओ के पैसे से 22 करोड़ रुपए के आसपास का डेट पे करेगी, बट फिर भी डेट ज़्यादा रह जाएगा, तो डेट पर थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए फाइनेंशियल्स ओके ओके हैं, मतलब ज़्यादा इतना रिस्की भी नहीं है, ओके ओके कह सकते हैं। बाकी आरओसी 20% से ऊपर है, बढ़िया बात है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो ये रेवेन्यू वाइज अपने सेक्टर के अंदर काफ़ी छोटी कंपनी है। इसका पी 30 के आसपास का है, 30 के आसपास, और अदर कंपनीज का 4 से लेकर 24 के बीच में है, तो पी वाइज थोड़ी महंगी भी नजर आती है। इसका प्राइस टू बुक 0.95 का है FY25 के अंदर। दिसंबर 2025 तक 4 से ऊपर का निकल कर आता है। ये FY25 के हिसाब से देखिए तो 0.95 मान के चलते हैं। अदर्स का 0.23 से 1.98 के बीच में है, तो प्राइस टू बुक वाइज भी ओके ओके कह सकते हैं। मतलब ज़्यादा सस्ती नहीं है और ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक वैल्यूएशंस है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब ठीक ठाक ओके ओके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं। तो ये आईपीओ 24 से लेकर 29 जून के बीच में ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट 2 जुलाई को है। फेस वैल्यू ₹10 पर आ रहा है। प्राइस में 107 रुपये से लेकर 113 रुपये के बीच में 132 शेयर्स का लॉट है। इश्यू साइज 145 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ अपने उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में लेने वाली अच्छी बात है। इसका मार्केट कैप बनेगा 583 करोड़ रुपए का, बहुत छोटी कंपनी है। जैसा हमने जियो टेलीकॉम में डिस्कस किया था, उसका मार्केट कैप बनेगा 12 लाख करोड़। कहाँ 12 लाख करोड़ और कहाँ 500 करोड़ रुपए,
तो बहुत डिफरेंस होता है। इस कारण ग्रोथ की जो संभावना है वो कम ज़्यादा इसीलिए होती है, मार्केट कैप का भी फर्क पड़ता है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग पहले आईपीओ से पहले लगभग 94.9% है, बाद में रह जाएगी 71% के आसपास। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग तो ठीक है। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का है। ओवरऑल छोटी साइज की ये कंपनी है। अब ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। सबसे मेन सवाल यह था कि क्या आईपीओ हम अप्लाई करें, नहीं करें, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स, नॉलेज 10 पैरामीटर्स देखते हैं। तो जीएमपी के मामले में अभी मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा, सिर्फ 3% के आसपास जीएमपी है। वैल्यूएशन ओके है, आधा पॉइंट हम दे सकते हैं चलो प्राइस टू बुक के हिसाब से, बट फिर भी इतनी ज़्यादा सस्ती तो नहीं है, फिर भी आधा पॉइंट दे देते हैं। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसका भी देख के लग रहा है कि इसकी भी रेटिंग रिस्की टू न्यूट्रल बन सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया बात लगी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इसके सॉफ्टवेयर डेटा वगैरह का काम है, एआई क्लाउड वगैरह सर्विसेज देती है, और उसको लगभग 28 सालों का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के अंदर। मतलब कह सकते हैं कि बड़ा मजा हुआ प्लेयर है। ज़्यादा बड़ी कंपनी तो नहीं है, बट अपने सेक्टर के अंदर इसकी एक्सपर्टीज़ है। आरओसी वगैरह बढ़िया है, 20% से ऊपर है, और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी अपनी सर्विसेज देती है, अच्छी बात है। लगभग 13-14% का रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। नेगेटिव क्या, नेगेटिव एक तो देखिए वैल्यूएशंस ओके है, ज़्यादा सस्ती नहीं है। फाइनेंशियली भी कंपनी ओके है, मतलब इतना ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब इतनी हाई रिस्क भी कंपनी नज़र नहीं आती है और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नज़र नहीं आती, ओके कह सकते हैं। देखिए इतने छोटे स्तर पर है तो मुझे लगता है फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो क्या है कि इसका पॉइंट बनता है। तो ये चीज़ है कि ओके कह सकते हैं। बाकी आईटी सेक्टर पर थोड़ा अभी दबाव तो है ही, क्योंकि एआई आ रहा है, तो उसके कारण क्या है कि अब छोटी छोटी कंपनियों को काम जो है वो खत्म हो रहा है। इस कारण इन सेक्टर्स पर फ्यूचर को लेकर भी दबाव है, और उसके अगेंस्ट में इसका परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो ये थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि अट्रैक्शन कम करता है। बाकी रिस्क ज़्यादा नहीं है कि भाई हाई रिस्क वाला चीज़ नहीं है, जैसे कॉर्डेलिया क्रूज रिस्की था, वैसा ये रिस्की नहीं है। बाकी ये वीडियो देखिए आपकी ज़रूर हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। उस कमेंट की स्लाइड करेंगे तो आपको हाइप बटन मिलेगा, हाइप भी जरूर करें ताकि वीडियो आगे चलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं।